मैं 11 साल का था जब डैड का ट्रांसफर हो गया और हम सांता फे के इस शांत कोने में आ गए। ये बुरा नहीं था, बस बहुत ज्यादा शांत था। वो हैलोवीन की रात थी। मैं अपने नए दोस्तों माटेओ और एशर के साथ बाहर था। घर घर जाकर कैंडी इकट्ठा कर रहा था जब तक कि हमारी तकिए की थैलियां नहीं भर गई। 9 बजे तक छोटे बच्चे चले गए। सड़कें शांत थी। हम घर जाने से पहले अपना इकट्ठा किया हुआ सामान देखने के लिए पार्क में चले गए। यार, जिसके पास फुल साइज स्नीकर्स हैं वही किंग है। मथेओ मुस्कुराया। वो पहले ही अपना दूसरा स्नीकर्स आधा खा चुका था। जब तक हम हर घर में नहीं जाते वो किंग नहीं है। मैंने पार्क के उस पार वाले घर की ओर इशारा करते हुए कहा। वो बाकी सब घरों से अलग था। उस पार कोई जैक ओ लैंटर्न या मकड़ी के जाले नहीं थे। बस अंधेरी खिड़कियां और एक बरामदा था जो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई मेहमान नहीं आया हो। वहां फ्रेड रहता है, कोई वहां पे नहीं जाता। लेकिन क्यों नहीं? तुम्हें नहीं पता? माटेओ मेरे पास आया। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली जैसे वो कोई सरकारी राज बताने वाला हो। फ्रेड की पत्नी 1 साल पहले गायब हो गई थी। बहुत लोगों को लगता है कि उसने उसे दफना दिया था। क्या? क्यों? सूजी बहुत खूबसूरत और प्यारी थी, लेकिन फ्रेड के लायक नहीं थी। वो ये जानता था और ये बात उसे खाई जा रही थी। वो हमेशा उस पर पोस्टमैन के साथ चक्कर चलाने का इल्जाम लगाता था। फिर एक रात उसने उसके साथ कुछ भयानक किया। उसके बाद किसी ने उसे फिर कभी भी नहीं देखा। उसने क्या किया? पक्का नहीं पता। शहर के लोग कहते हैं कि फ्रेड पूरी तरह पागल हो गया था और उसने कुल्हाड़ी से उसे मार दिया। मतलब उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। पड़ोसियों ने खिड़कियों पर खून के धब्बे देखे और पुलिस को फोन किया, लेकिन जब उन्होंने पूरी जगह तलाश की तो कुछ नहीं मिला। फ्रेड ने कसम खाई कि वो किसी आदमी के साथ भाग गई थी। एशर ने आगे कहा। मैं हंसा और अपना सर हिलाया। ये सब बकवास है यार। अगर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं हुआ। ये बस एक मनगढ़ंत डरावनी कहानी है। मैं सच कह रहा हूँ, एशर ने जोर देकर कहा। सब जानते हैं कि फ्रेड ने ही उसके साथ ऐसा किया था। तुम्हें क्या लगता है कि अब कोई इससे बात क्यों नहीं करता? ठीक है, अगर तुम्हें सच में उस कहानी पर यकीन है तो चलो उसके घर पर ट्रिक और ट्रीट करते हैं। क्यों? माटेओ घबराया हुआ लग रहा था। मैं खड़ा हुआ और फ्रेड के घर की तरफ चलने लगा। अरे चलो भी, बच्चे मत बनो। पास से घर और भी खराब लग रहा था। पेंट उखड़ रहा था और खिड़कियों के शटर टूटे हुए अंगों की तरह लटक रहे थे। और कहीं से एक ऐसी बदबू आ रही थी जो मुझे उस समय की याद दिला रही थी जब हमारे गैराज की दीवार में एक चूहा मर गया था। इससे पहले कि मेरा डर मुझे रोक पाता, मैंने डोरबेल बजा दी। कुछ सेकंड बाद फ्रेड बाहर आया। वो बहुत लंबा और मजबूत आदमी था। उसके बाल कंधों तक थे और उसकी नजरें डरावनी थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जो काफी जंग लगी हुई लग रही थी। फ्रेड सच में डरावना लग रहा था। ट्रिक और ट्रीट, मैंने अपना बैग ऊपर उठाते हुए लड़खड़ाते हुए कहा। वो धीरे से मुस्कुराकर गहरी आवाज में बोला, ओह जरूर, मैं तुम्हारे लिए खास लाता हूँ। वो मुड़ा और दरवाजा आधा खुला छोड़कर घर के अंदर चला गया। हम इंतजार कर रहे थे। ऊपर पोर्च की लाइट भिनभिना रही थी और मुझे एशर और माटेओ को गलत साबित करने पर अपनी हल्की सी मुस्कान महसूस हो रही थी। फ्रेड से अजीब सी बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने पिछली सर्दियों से कपड़े नहीं धोए, लेकिन उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। मतलब कटोरी से कुछ कैंडी लेने में जितना टाइम लगता है उससे कई ज्यादा। वो अंदर कर क्या रहा है? माटेओ ने धीरे से पूछा। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता हमें फ्रेड की धीमी दबी हुई आवाज सुनाई दी। वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन उस घर में कोई और नहीं होना चाहिए था, है ना? शायद उसकी पत्नी गई ही नहीं हो, मैंने घबरा कर हंसते हुए कहा। एशर दरवाजे की ओर करीब गया और अंदर झांका। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दोस्तों, तुम्हें ये देखना चाहिए। हम दरवाजे के पास जमा हो गए और फ्रेड के लिविंग रूम में झांका। हम कमरे का सिर्फ एक हिस्सा देख पा रहे थे जहां हमें जलती हुई मोमबत्तियों और प्लेटों के साथ एक डाइनिंग टेबल दिखाई दे रही थी। 1 मिनट बाद फ्रेड 3 किंग साइज चॉकलेट बार लेकर वापस आया, जो महंगी वाली थी और जिनकी कीमत आमतौर पर $5 हर एक होती थी। ये लो लड़को, उसने उन्हें देते हुए कहा। मजे करना। थैंक्स, हमने धीरे से कहा, लेकिन माटेओ खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम कोई पार्टी कर रहे हो या कुछ और? हमने तुम्हारी टेबल देखी। फ्रेड की मुस्कान चौड़ी हो गई। ओह, वो सूजी और मेरे लिए है। आज रात हमारा स्पेशल डिनर है। मेरे पेट में अजीब सा महसूस हुआ। सूजी? हाँ, वो मेरे खाने का इंतजार कर रही है। बहुत सब्र वाली औरत है। फ्रेड हंसा और उसकी हंसी पिसे हुए कांच जैसी लग रही थी। क्या तुम लड़कियों से मिलना चाहोगे? इससे पहले कि हम जवाब दे पाते उसने दरवाजा पूरा खोला ताकि हम पूरा डाइनिंग रूम देखें। टेबल के दूसरे कोने पर एक औरत बैठी थी। उसने एक फैंसी ड्रेस पहनी हुई थी और उस पर इतना ज्यादा मेकअप लगा हुआ था कि वो मास्क जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे जो किसी काली और हिलती हुई चीज से भरे हुए थे। मैंने थोड़ा ध्यान से देखा
और जो मैंने देखा उससे मुझे मेरे पेट का खाना बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ। गड्ढे कीड़ों से भरे हुए थे। उसकी स्किन ग्रे थी और हड्डियों पर बहुत ज्यादा कसी हुई थी और उसका मुंह मोटे काले धागे से सिला हुआ था। लेकिन सबसे बुरी बात थी कि उसकी बदबू ये मीठी और सड़ी हुई थी, जैसे हफ्तों तक धूप में रखा हुआ फल हो। है ना वो खूबसूरत? फ्रेड ने प्यार से कहा। बिल्कुल वैसी खूबसूरत जैसी शादी के दिन थी। वो कभी पोड़ी नहीं होती, कभी शिकायत नहीं करती, कभी मुझे छोड़कर दूसरे आदमियों के पास जाने की कोशिश नहीं करती। हम जोर से चिल्लाए, इतने जोर से कि आधे पड़ोस के लोग जाग गए और हम अपनी जिंदगी में जितनी तेज कभी नहीं भागे थे उससे भी ज्यादा तेज भागे। हम पार करके सड़क पर भागे जब तक कि हमारे फेफड़े जलने लगे और हमारे पैर जवाब न दे गए। जब हम लगभग अपने घर के पास पहुंचे तो हम सांस लेने के लिए रुके। ऐशर और माटेओ मुझे डर से घूर रहे थे। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी हुआ क्या। हमने किसी को नहीं बताया कि हमने क्या देखा। कौन हम पर यकीन करता? और जैसे कि ऐशर ने कहा, अगर हम पुलिस को भी बुलाते तो फ्रेड शायद उनके आने से पहले ही लाश को कहीं और छिपा देता। उसने पहले भी ऐसा ही किया था। मैंने वो चॉकलेट बार बिना खोले ही फेंक दी। मेरे दोस्तों ने भी ऐसा ही किया। ना जाने उसमें क्या होता। मैंने मॉम डैड से वादा किया था कि जब वो घर पर कैंडी बांटेंगे तो मैं पेट्रिसिया को ट्रिक और ट्रीट के लिए ले जाऊंगा। मेरी छोटी बहन 5 साल की थी और परियों की दीवानी थी, इसलिए उसने ये चमकीला गुलाबी कॉस्ट्यूम पहना था जिसमें पंख लगे थे जो हर चीज में फंस रहे थे, जबकि मैंने पिछले साल वाला पुराना समुद्री डाकू वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया था। सड़क बच्चों और पेरेंट्स से भरी हुई थी। पेट्रिशिया बहुत खुश थी, हर दरवाजे पर दौड़ कर जा रही थी और कैंडी मांगने से पहले थोड़ा सा झुककर नमस्ते कर रही थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी और मैं भी पहली बार इन सब चीजों के लिए खुद को बहुत कूल समझने के बजाय खुश हो रहा था। अचानक ही मेरी नजर 4 घर छोड़कर एक स्ट्रीट लाइट पर पड़ी। वहां एक लंबा आदमी खड़ा था जिसने हॉरर फिल्मों वाले माइकल मायर्स जैसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उसका कॉस्ट्यूम इतना परफेक्ट था जैसे वो सीधे सेट से चलकर आया हो। वो किसी पहाड़ की तरह चुपचाप खड़ा था, हम सबको घूर रहा था। रायन देखो। पेट्रिशिया ने मेरी आस्तीन खींची और एक पूरी साइज की स्निकर्स दिखाते हुए बोली, उन अच्छी आंटी ने मुझे बड़ी कैंडी दी है। बहुत बढ़िया पैटी, मैंने कहा, लेकिन मैं बार बार उस आदमी को देख रहा था जो अभी भी हमें घूर रहा था। हम कुछ और घरों में गए। पेट्रिशिया हर घंटे और ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन हर बार जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो वो आदमी वहीं होता था, हमेशा हमसे उतनी ही दूरी पर, ना कभी करीब आता ना कभी पीछे हटता। वो आदमी कैंडी क्यों नहीं ले रहा है? पेट्रिशिया ने मेरी नजर का पीछा करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता पैटी, शायद वो बस अपने बच्चों को देख रहा होगा। लेकिन मुझे उसके साथ कोई बच्चा नहीं दिखा और वो कभी भी किसी घर की तरफ नहीं गया। वो बस एक घर से दूसरे घर तक हमारा पीछा कर रहा था। जब तक हम 6 घरों तक पहुंचे मेरे पेट में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उस आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा था, उसने किसी को हाथ भी नहीं लगाया था। उस आदमी के बारे में कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो बस उस डरावने मास्क में खड़ा था, उन खाली आंखों के छेदों से हमें देख रहा था। चलो पैटी, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन हमने तो अभी शुरू किया है, मुझे और कैंडी चाहिए। वो रोने लगी। हम बाद में मॉम और डैड के साथ वापस आ जाएंगे। जैसे ही हम मुड़े और अपने घर की तरफ वापस चलने लगे, मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी जो हमारे कदमों के साथ मेल खा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी हमारा पीछा कर रहा था। रायन, तो मेरा हाथ बहुत जोर से दबा रहे हो। पेट्रिशिया ने शिकायत की। सॉरी, मैंने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। पैटी, हमें थोड़ा तेज चलना चाहिए, ठीक है? क्यों? बस मेरी बात सुनो। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और पेट्रिशिया को भी अपने साथ खींच लिया। हमारे पीछे कदमों की आवाज भी तेज हो गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह हमारा वहम नहीं था, यह आदमी पक्का हमारा पीछा कर रहा था। हम घर से 3 ब्लॉक दूर थे जब मैंने कदमों की आवाज और भी तेज सुनी। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि वो आदमी तेजी से चल रहा था। उसके दाहिने हाथ में कोई मेटालिक चीज चमक रही थी। जब मैंने वो चीज देखी तो मेरी आंखें फटी रह गई। वो एक बहुत बड़ा कसाई वाला चाकू पकड़े हुए था जो बिल्कुल फिल्मों वाले चाकू जैसा ही लग रहा था और वो हमारे पीछे आ रहा था। भागो, मैंने पेट्रिशिया से फुसफुसाकर कहा। क्यों? भागो। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और हम फुटपाथ पर तेजी से भागे। हमारे पीछे मैं उस आदमी को पूरी स्पीड से भागते हुए सुन सकता था। भारी जूते फुटपाथ पर जोर से बज रहे थे, हर कदम के साथ करीब आते जा रहे थे। पेट्रिशिया के फेरी विंग्स उसे धीमा कर रहे थे, झाड़ियों और मेल बॉक्स से फंस रहे थे। वो लड़खड़ा रही थी और मेरे लंबे पैरों के साथ चलने की कोशिश कर रही थी। रायन, मैं इतनी तेजी से नहीं भाग सकती। अब कदमों की आवाज ठीक हमारे पीछे थी।
मैं उस डरावने मास्क के अंदर से उसकी सांसें सुन सकता था। हम बहुत करीब थे, सच में बहुत करीब। तभी पेट्रिशिया फिसल गई और जमीन पर जोर से गिर गई। उसका घुटना कंक्रीट पर चल गया। वो चीखने लगी, सिर्फ दर्द से नहीं बल्कि डर से भी। उसने भी चाकू देख लिया था। मैंने पलक भी नहीं झपकाई, बस अपनी छोटी बहन को गोद में उठाया और भागता रहा। उसके परी वाले पंख मेरी छाती से दब रहे थे। उसका वजन 40 पाउंड से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वो आदमी इतना करीब था कि मैं उसके चाकू चलाने पर हवा में चाकू की आवाज सुन सकता था। किस्मत से हमारा घर बस थोड़ी ही दूरी पर था। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं भागा। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश की। मेरे हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि मैं उसे मुश्किल से पकड़ पा रहा था। दरवाजा खुला और मैंने पेट्रिशिया को अंदर धकेल दिया। दरवाजा हमारे पीछे से बंद कर दिया गया और सारे ताले लगा दिए गए। क्या हुआ? डैड लिविंग रूम से भागते हुए आए, जहां वो टीवी देख रहे थे। मॉम उनके ठीक पीछे थी। एक आदमी था, मैंने हांफते हुए कहा, अभी भी अपनी सांसें ठीक करी। वो हमारा पीछा कर रहा था। उसके पास एक चाकू था। डैड का चेहरा शांत हो गया। उन्होंने अलमारी से अपना बेसबॉल बैट निकाला और दरवाजे की तरफ बढ़े। पुलिस को फोन करो, उन्होंने मॉम से कहा। डैड, बाहर मत जाओ। लेकिन वो पहले ही बाहर जा चुके थे, हाथ में बैट लिए। गली में ऊपर नीचे देख रहे थे, जबकि माँ 911 डायल कर रही थी। वो 5 मिनट में वापस आ गए। पक्का तुमने उसे वहीं देखा था? मैंने सर हिलाया। पुलिस 20 मिनट बाद आई और हमारा बयान लिया। उन्होंने आस पड़ोस में तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऑफिसर ने कहा कि शायद वो किसी का कॉस्ट्यूम था, जिससे हम डर गए थे और हमने शायद ज्यादा रिएक्ट कर दिया। लेकिन अगली सुबह डैड को हमारे मेल बॉक्स पर गहरे चाकू के निशान मिले। वो ताजे कट थे जो हैलोवीन की रात से पहले वहां बिल्कुल नहीं थे। पुलिस वापस आई और तस्वीरें ली, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि ये किसने किया। उसके बाद पेट्रिशिया को हफ्तों तक बुरे सपने आते रहे। वो चीखती और रोती हुई उठ जाती थी। माँ को उसके कमरे में तब तक सोना पड़ा जब तक उसे फिर से सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने माता पिता को उस हिस्से के बारे में कभी नहीं बताया जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगा था। वो पूरे समय कितना शांत था, जैसे उसने ये पहले भी किया हो। अगले साल हम दूसरे एरिया में चले गए। डैड ने कहा कि यह उनकी नौकरी की वजह से था, लेकिन मुझे असली वजह पता थी। हर बार जब हम अपने पुराने घर के पास से गुजरते तो वो चाकू के निशान अभी भी मेल बॉक्स पर थे, जो सभी को याद दिलाते थे कि राक्षस कभी कभी मास्क पहनते हैं और हैलोवीन की रात को हमारे बीच में घूमा करते हैं। हैलोवीन की रात को मुझे घर में बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैं लगातार 3 हफ्तों तक कूड़ा बाहर निकालना भूल गया था। उस वक्त ये 10 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बुरी सजा लगती थी। कोई कॉस्ट्यूम नहीं, कोई कैंडी नहीं, और इस घर से बाहर नहीं जाना ट्रिस्टन। शायद अगले साल तुम ज्यादा जिम्मेदार बन जाओगे, मॉम ने चेतावनी दी। तो मैं अपनी खिड़की के पास बैठकर बच्चों के ग्रुप्स को हमारी गली में हंसते और दौड़ते हुए सुनता रहा। 10 बजे तक घर में शांति हो गई थी। मॉम और डैड जल्दी सो गए थे, शायद थक गए होंगे। तभी मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेवकूफी भरा फैसला लिया। मैंने अलमारी से अपना वैम्पायर कॉस्ट्यूम निकाला, एक पुराना तकिया कवर ढूंढा और पिछले दरवाजे से चुपके से बाहर निकल गया। गली अब ज्यादातर खाली थी, सिवाय कुछ टीनेजर्स के जो घर जा रहे थे, लेकिन कुछ पड़ोसी अभी भी अपने दरवाजे खोल रहे थे। मैं काफी सारी कैंडी लेने में कामयाब रहा और चोरी छुपे घर से बाहर निकलने के लिए खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। मैं घर वापस जा रहा था जब मैंने विलो पार्क से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। ये एक पुराना प्लेग्राउंड था जिसे शहर वाले अपडेट करना चाहते थे, लेकिन कभी किया नहीं। दिन में ये ठीक था, लेकिन रात में कब्रिस्तान जैसा लगता था, जिसमें जंग लगे झूले हवा में चरमराहट की आवाज करते थे और टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स अजीब परछाइयां बनाती थी। वहीं मैंने उसे देखा। वो एक झूले पर बैठी थी, धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थी। उसने एक पुरानी शादी की ड्रेस पहनी थी, लेकिन वो फटी हुई और गंदी थी, जैसे उसने उसे कीचड़ में घसीटा हो। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे और वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। मैं चलना बंद करके उसके शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा। ये किसी नर्सरी राइम जैसा लग रहा था, जिसे जानबूझकर बेसुरा गाया हो। Ring around the rosy, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. जिस तरह से वो इसे गा रही थी, उससे मुझे डर लगने लगा। ये वैसा नहीं था जैसे बच्चे खेलते समय गाते हैं। उसके गाने का तरीका उदास और गुस्से वाला लग रहा था। मुझे मुड़कर घर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए था। मेरी हर इंस्टिंक्ट मुझे वहां से चले जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं 10 साल का था, बेवकूफ और जिज्ञासा से भरा। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया, तभी झूला बीच में ही रुक गया। वो पूरी तरह से ऐसे रुक गया जैसे किसी ने चेन पकड़ ली हो।
जो बाद में मुझे पता चलने वाला फिजिक्स के सभी नियमों के खिलाफ था। धीरे धीरे उस औरत ने अपना सर उठाया और सीधे मेरी तरफ देखा। मैं अपनी आखिरी सांस तक उसका चेहरा नहीं भूलूंगा। उसकी स्किन पीली और धब्बेदार थी, जैसे बहुत देर तक बाहर रखा हुआ मांस हो, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी कि मुझे चीखने का मन कर रहा था। वो बहुत जोर से मुस्कुराई। यहाँ आओ प्यारे लड़के, आओ सारा के साथ खेलो। सारा बहुत ही अकेली है। मैं हिल भी नहीं पाया। मेरे पैर कंक्रीट से बने लग रहे थे। वो झूले से उठने लगी और तभी मैंने उसका बाकी शरीर देखा। शादी की ड्रेस पर खून के धब्बे थे और उसकी गर्दन पर रस्सी के निशान थे, जैसे किसी ने उसे फांसी देने की कोशिश की हो। मैंने कहा यहाँ आओ। वो गुस्से से बोली। उसका गुस्सा पूरे प्लेग्राउंड में गूंज रहा था और मेरी हड्डियों तक महसूस हुआ। उससे मेरा सारा डर खत्म हो गया। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं भागा था। उसके हंसने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। तकिए का कवर तो मैं भूल ही गया था। मैं रिकॉर्ड टाइम में घर पहुंचा, पिछले दरवाजे से चुपके से अंदर गया और अपने मॉम डैड को जगाए बिना अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो फट जाएगा। मैंने अपना कॉस्ट्यूम बदला और बिस्तर पर चला गया। कंबल अपने सर तक खींच लिया। शायद मैंने ये सब सिर्फ सोचा था। शायद वो कोई आवारा औरत थी जो पार्क में भटक गई थी और मेरे 10 साल के दिमाग ने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया था। लेकिन गाना, मुझे गाना एकदम साफ सुनाई दे रहा था और मैं उसे फिर से सुन पा रहा था। Ring around the rosy, pocket full of posies. मैंने अपने कंबल के ऊपर से झांका और डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। वो वहीं थी, खिड़की से चिपकी हुई, उन डरावनी आंखों से मुझे घूरती हुई। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। उसके काले बाल मकड़ी के पैरों की तरह फैले हुए थे। Ashes, ashes, we all fall down. वो गा रही थी, मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में सीधे देख रही थी। मैंने अपने मॉम डैड को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। मैं बस वहीं पड़ा कांपता रहा, जबकि वो बार बार वही राइम गुनगुना रही थी। हर बार जब उसके नाखून शीशे से रगड़ते थे तो मैं डर जाता था, सिसकता और रोने लगता था। ये घंटों तक चलता रहा। हर बार जब मुझे लगता कि वो चली गई है तो मुझे फिर से वही डरावनी आवाज़ सुनाई देती। Ring around the rosy. सबसे बुरी बात यह थी कि मेरा बेडरूम दूसरी मंजिल पर था। मेरी खिड़की के बाहर कोई पेड़ नहीं था या ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये पता चल सके कि वो कैसे चढ़ी होगी, लेकिन वो वहीं थी, छिपी हुई और हंस रही थी। शायद मैं बहुत थक गया था, क्योंकि अगली बात जो मुझे याद है वो ये थी कि सूरज की रोशनी मेरी खिड़की से अंदर आ रही थी और मेरा अलार्म बज रहा था। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये सब एक बुरा सपना था, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना, लेकिन फिर भी बस एक सपना, जब तक मैंने उसे नहीं देखा। मेरी खिड़की के फ्रेम के कोने में गंदा सफेद कपड़ा फंसा हुआ था। जब मैंने उसे ढंग से देखने के लिए खिड़की खोली तो मुझे एहसास हुआ कि यह शादी के घूंघट का एक टुकड़ा था, पुराना और पीला पड़ा हुआ, जिस पर गहरे धब्बे थे जो सूखे खून जैसे लग रहे थे। मैंने उस रात के बारे में अपने मॉम डैड को कभी नहीं बताया। मैं बहुत डरा हुआ और कंफ्यूज था। वो वैसे भी सोचते कि मैं सजा से बचने के लिए कहानियां बना रहा हूँ। बाद में मुझे अपने दोस्त के बड़े भाई से पता चला कि लगभग 10 साल पहले विलो पार्क में एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उसके मंगेतर ने उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया था और वो इस बेइज्जती